तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्रीकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। एक कोर्ट में कत्ल का एक मुकदमा चल रहा था। मुकदमे की पूरी कार्यवाही पूरी हो गई, तमाम गवाह, सबूत, दलील, वकील, सारी चीज़ें कंप्लीट। अब अदालत को अपना फैसला सुनाना था। अदालत ने अपना फैसला सुनाया और कत्ल के उस मामले में उस मुलजिम को मुजरिम करार देते हुए उसे दोषी ठहराया। अब बारी थी सज़ा सुनाने की। तो अमूमन अदालत में यही होता है कि एक बार अगर आपने गिल्टी या नॉन गिल्टी या कातिल या फिर बेगुनाह जब आप सज़ा सुनाते हैं तो अमूमन सज़ा सुनाए जाने से पहले कि अब इसे क्या सज़ा दें इस जुर्म के लिए, अदालत उस गुनहगार से पूछती है कि आखिरी में आपको कुछ कहना है। यहाँ पर भी अदालत उस कातिल से पूछती है कि आपको कुछ कहना है। कातिल कहता है कि आपने मुझे कातिल ठहराया, मुझे गुनहगार ठहराया, लेकिन मैं निर्दोष हूँ, मैं बेकसूर हूँ। लेकिन मैं बेगुनाह और बेकसूर होते हुए आपसे ये मांग करता हूँ योर ऑनर कि आप मुझे सज़ाए मौत दें, मुझे फांसी की सज़ा दें, उससे कम नहीं। अब अदालत में मौजूद हर कोई ये सुनकर सन्न रह जाता है। जज साहब भी हैरान कि शख्स अपने आप को बेगुनाह बता रहा है लेकिन मांग कर रहा है फांसी की। क्यों? तो इस क्यों का जवाब दूं उससे पहले ये पूरी कहानी जानना ज़रूरी है कि आखिर ये बात इस क्यों तक और सज़ाए मौत मांगने तक कैसे पहुंची। कहानी 16 साल पुरानी है। 16 साल पहले पुणे की ये कहानी है, महाराष्ट्र के। संतोष भूकन नाम के एक आर्किटेक्ट पुणे में रहा करते। उनकी अपनी एक कंपनी थी, कंपनी ठीक ठाक चल रही थी। संतोष भूकन शादीशुदा शख्स, और उन्हीं की इस कंपनी में एक रिसेप्शनिस्ट थी और उस रिसेप्शनिस्ट का नाम था वैशाली कदम। वैशाली की उम्र 32 साल, संतोष की उम्र 37 साल। वैशाली भी शादीशुदा, उसका एक बेटा। ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन इस कंपनी को ज्वाइन करने के बाद रिसेप्शनिस्ट वैशाली और संतोष के बीच धीरे धीरे दोस्ती और फिर प्यार हो जाता है। अब दोनों छुप छुप कर एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, लेकिन ऐसी चीज़ें ज़्यादा छुपती नहीं हैं। कुछ वक्त के बाद ही वैशाली के पति को इस बात का एहसास हो गया कि वैशाली और उसके ओनर यानी कि संतोष के बीच में कुछ पक रहा है। उसने इधर उधर से पता किया, फिर एक दो बार इन दोनों को कहीं घूमते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। उसके बाद वैशाली से झगड़ा हुआ। वैशाली भी गुस्से में, और वैशाली के ऊपर भी इश्क का ऐसा भूत सवार था कि उसने अपने पति को छोड़ दिया। वैशाली का पति अपने छोटे से बेटे को लेकर वैशाली से अलग हो गया, अपना अलग रहने लगा। वैशाली एक किराए के फ्लैट में अलग रहने लगी। अब एक तरह से वो और आज़ाद थी। अब संतोष और उसके बीच मिलने जुलने के लिए कोई रुकावट नहीं। धीरे धीरे वक्त बीता, लेकिन अब पति से अलग होने के बाद वैशाली के मन में एक नया ख्याल आया, और वो ये कि अगर वो और संतोष एक दूसरे से प्यार करते हैं तो क्यों ना दोनों शादी कर लें और इस रिश्ते को एक नाम दे दें। अब वैशाली संतोष के पीछे पड़ गई धीरे धीरे हर बात पे कि अब हम शादी करो, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैंने अपने पति को छोड़ा, अपने बेटे को छोड़ा। लेकिन संतोष उधर शादीशुदा है, उसकी अपनी अच्छी खासी सारी ज़िंदगी चल रही है, कंपनी ठीक ठाक है, आर्किटेक्ट है, नाम है उसका। उसे वैशाली से शादी नहीं करनी थी, बस वक्त गुजारना था। धीरे धीरे इस बात का एहसास वैशाली को भी होने लगा। अब वैशाली ने उसे धमकी देनी शुरू की कि मैं ये सारी बात तुम्हारी पत्नी तक भी पहुंचाऊंगी। संतोष को लगा कि ज़्यादा वक्त तक वैशाली को खामोश नहीं रख सकते। अब वो धीरे धीरे सोचने लगा कि वैशाली से कैसे छुटकारा पाए, और आखिरकार उसने एक प्लान बनाया। प्लान ये कि वैशाली को रास्ते से हटा दें। ठीक वैशाली की ही तरह एक और मर्डर मिस्ट्री थी बिहार की। ये मिस्ट्री थी शिल्पी गौतम हत्याकांड। तो बिहार मर्डर मिस्ट्री शिल्पी गौतम हत्याकांड, डिटेल में इस कहानी ने उस वक्त सुर्खियां मतलब पूरे देश भर में बनी थी। इसकी वजह थी कि इसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियन का नाम आया था उस दौर में। तो बिहार मर्डर मिस्ट्री शिल्पी गौतम हत्याकांड कुकू FM के ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, जहां आप इसे सुन सकते हैं। अगर आपको भी क्राइम स्टोरीज में खो जाना है तो आपके लिए एक ज़बरदस्त मौका है। रिसेंटली कुकू FM पर कुछ अमेजिंग क्राइम ऑडियो बुक्स आई हैं, और यकीन मानिए ये बहुत ही ग्रिपिंग है।
चाहे आपको डिटेक्टिव मिस्ट्रीज, ट्रू क्राइम या थ्रिलर पसंद हो, कोको एफएम पर सब कुछ मिलता है। अब यहाँ पर सबसे खास बात, कोको एफएम आपके लिए एक स्पेशल 10 डे फ्री ट्रायल लेकर आया है। लेकिन ध्यान रहे, ये ऑफर सिर्फ पहले 500 लोगों के लिए अवेलेबल है। तो अगर आप इन थ्रिलिंग कहानियों में डूबना चाहते हैं तो देरी मत कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, कूपन कोड CMTK10 का यूज करें और आज ही अपना फ्री ट्रायल शुरू करें। आपको 999 फ्री कॉइन्स मिलेंगे। अगर आप बिना मेरे कूपन कोड के अप्लाई करेंगे तो आपको सिर्फ 7 डेज का फ्री ट्रायल मिलेगा। लेकिन सोचिए, आप 10 दिन तक जितनी चाहें उतनी क्राइम ऑडियो बुक सुन सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। यह आपके कम्यूट, वर्कआउट या फिर एक शांत शाम को और भी एक्साइटिंग बनाने का परफेक्ट तरीका है। लेकिन याद रहे, वक्त तेजी से निकल रहा है और एक बार जब ये फ्री ट्रायल स्लॉट्स खत्म हो जाएंगे तो फिर ये मौका हाथ से निकल जाएगा। तो इस औसम मौके को मिस न करें। अभी अपना फ्री ट्रायल लें और क्राइम की बेस्ट स्टोरीज सुनना शुरू करें। आफ्टर 10 days द सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। आर्किटेक्ट पढ़ा लिखा संतोष, उसे पता था कि वैशाली को रास्ते से हटाएंगे और अगर उसे कुछ होता है तो उसके ऊपर शक आएगा। तो फिर कैसे कत्ल करें कि कभी किसी का शक उसके ऊपर आए नहीं। और ये कहानी उस वक्त की है जब दृश्यम फिल्म रिलीज भी नहीं हुई थी। तो कई लोग कह सकते हैं कि क्या दृश्यम की कहानी इस पुणे की कहानी के बाद लिखी गई थी या इससे इंस्पायर थी कुछ सीक्वेंस या कुछ सीन को लेकर, पता नहीं। खैर, अब संतोष ठान चुका था कि वैशाली से पीछा छुड़ाना है। वो तरकीब सोचने लगा और फिर अचानक उसे एक आइडिया मिला। उस आइडिया पे अमल करने के लिए अब उसने काम करना शुरू किया। आइडिया ये था कि उसने ये तय किया कि जब भी वो वैशाली का कत्ल करेगा, उसकी प्लानिंग 2 महीने पहले करेगा और उन 2 महीनों में हर चीज़ को हर एक बारीकी से टटोलेगा कि कोई ऐसा सबूत तो नहीं छोड़ रहे हैं जिससे पुलिस उस तक पहुंचे। और जब उसे लगेगा कि ये एकदम पुख्ता प्लानिंग है, एकदम एक परफेक्ट मर्डर, तभी वो वैशाली को मारेगा। अब 2 महीने पहले उसने प्लानिंग शुरू की। उसकी प्लानिंग का पहला हिस्सा ये था कि वह पुणे से दूर किसी सुनसान जगह पर एक ज़मीन खरीदेगा। पुणे से 70 किलोमीटर की दूरी पर एक इलाका है, वहाँ पुरंदर तालुका, और वहाँ वो एक ज़मीन का टुकड़ा लेता है। उस ज़मीन के टुकड़े को ख़रीदने के बाद अब उस पर वो एक छोटा सा फार्म हाउस बनाने का काम शुरू कर देता है। ये सब कुछ 2 महीने पहले चल रहा है और ये 2 महीने की जो प्लानिंग शुरू हुई थी वो शुरू हुई थी जून से, जून 2010। जून में ज़मीन का टुकड़ा लिया, उसके बाद अब वहाँ उसने फार्म हाउस बनाना शुरू किया। उसने 4 कमरे बनाए और बाकी किचन, बाथरूम। धीरे धीरे अब काम चल रहा है। फार्म हाउस बनकर तैयार हो गया। अब सब जगह टाइल्स लगने हैं। लेकिन बाथरूम में जहाँ उसको पॉट और बाकी चीज़ें फिट करनी है, वहाँ गड्ढा तो हो चुका है, लेकिन वहाँ ना पॉट लगाया, ना उसने उस पर फ्लोरिंग की, ना मार्बल बिछाया। बाकी पूरे फार्म हाउस में हर जगह, हर कमरे में, हर जगह उसने फ्लोरिंग करा डाली, टाइल्स वाइल्स लगा दी। बस उसने मज़दूरों से कहा कि ये बाथरूम को अभी छोड़ दो, क्योंकि इसके बारे में मुझे कुछ नया आइडिया आएगा तो उस हिसाब से बाथरूम बनाएंगे। मज़दूरों ने भी कहा ठीक है। अब फार्म हाउस तैयार है, सारी फ्लोरिंग सब कुछ हो चुका है सिवाय बाथरूम के। इन सब के होने के बाद और इधर इन 2 महीनों में वो लगातार वैशाली से बहुत प्यार से मिल रहा है। उसके फ्लैट पर दोनों घूमने भी जाते, मिलते, हंसते, बातें करते। वैशाली को भी ऐसा अब लग रहा था कि शायद संतोष बदल रहा है, तो उसका गुस्सा भी कम हो रहा था। पर वैशाली को पता नहीं था कि संतोष के मन में चल क्या रहा है। 10 अगस्त 2010 यही वो तारीख थी, 10 अगस्त की। उसने 10 अगस्त की दोपहर वैशाली से कहा कि चलो तुम्हें एक फार्म हाउस लिया है जहाँ हम अब कभी कभी जाया करेंगे, वहीं रहा करेंगे, शहर से दूर है, एकांत में है। और वो वैशाली को अपने साथ पुणे से 70 किलोमीटर दूर इसी पुरंदर तालुका में ले जाता है, जहाँ आबादी बहुत कम, दूर दूर पर किसान रह रहे हैं बस। और वहाँ जाने के बाद वो उस फार्म हाउस में पहुँचता है वैशाली के साथ। वहाँ वैशाली को कोल्ड ड्रिंक पेश करता है। उस कोल्ड ड्रिंक में नींद की दवा थी या बेहोशी की दवा थी। वैशाली उसे पीती है, अपना होश खो बैठती है। जैसी वो बेहोश होती है, संतोष गला दबाकर
उसे मार डालता है। थोड़ी देर में वैशाली की अब मौत हो चुकी थी। साजिश का पहला चरण पूरा हो चुका था। अब वो वैशाली की लाश को लेकर उसी बाथरूम में जाता है जिसके गड्ढे को उसने अब तक भरा नहीं, जिसके ऊपर कोई टाइल्स नहीं लगाया, और वहाँ उस गड्ढे में ले जाकर वैशाली की लाश को रखता है, और जो मिट्टी साइड में थी क्योंकि गड्ढा खुदा हुआ था वो उसको बराबर कर देता है। बराबर करने के बाद अगले दिन मज़दूरों को बुलाता है। उसके बाद कहता है कि अब इस पर टाइल्स लगाओ। मज़दूर पहले भी वहाँ काम कर चुके हैं, उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, टाइल्स लग गया। इसके बाद वो फार्म हाउस से निकल जाता है। अब ये साजिश का दूसरा चरण पूरा हो चुका था। अब बारी थी तीसरे चरण की। इस इंसिडेंट के बाद जो 10 अगस्त को हुआ था, 11 अगस्त को वैशाली के अपने मोबाइल नंबर से उसके पेरेंट्स को एक मैसेज जाता है, और वैशाली मैसेज में लिखती है कि मुझे अभी अभी पता चला है कि मुझे एड्स हो गया है, और इसीलिए मैं अब दुनिया से बिल्कुल किनारे सबसे अलग रहना चाहती हूँ ताकि किसी और का ना हो और कोई मुझे ढूंढे नहीं, क्योंकि इस बीमारी के साथ मैं तन्हाई में जीना चाहती हूँ। ये उसने मैसेज लिखा। मैसेज घर वालों ने जैसे ही पढ़ा उनके होश उड़ गए। उन्होंने पलटकर फ़ौरन फ़ोन किया। अब मोबाइल स्विच ऑफ। अब घर वाले परेशान। 3 दिन निकाल दी उन्होंने पता करते करते। वैशाली का कोई पता नहीं चला, मोबाइल स्विच ऑफ है। चौथे दिन वैशाली के घर वाले पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और सारी बात पुलिस को बताते हैं कि ऐसे ऐसे वैशाली का मैसेज आया कि उसे एड्स से कोई ढूंढे नहीं, मैं जा रही हूँ। और उसके बाद से उसका मोबाइल बंद है। पुलिस को भी ये मामला अजीब लगा। पुलिस ने अब मामले की तफ्तीश शुरू की तो सबसे पहले उस जो लास्ट मैसेज आया उस नंबर को पुलिस ने टटोला तो देखा कि वो मैसेज जिस जगह पे फार्म हाउस है उससे भी अलग करीब 50 किलोमीटर दूर जो टावर दिखा रहा था वो उसका लास्ट लोकेशन वहाँ दिखा रहा था। अब पुलिस उस जगह पर एक टीम जाती है कि वहाँ शायद कुछ हो, लेकिन ढूंढती है, कुछ मिलता नहीं है। अब पुलिस इधर परेशान ढूंढ रही है सब कुछ। इधर जो वैशाली के घर वाले हैं वो अपने उन दामाद से भी अब उनका रिश्ता नहीं है जिस दामाद ने वैशाली को छोड़ दिया, क्योंकि उसे पता था कि वैशाली और संतोष का इश्क चल रहा है। तो उधर बातचीत बंद थी, दोनों तरफ से घर पे आना जाना कुछ नहीं था। फिर भी उन्होंने दामाद से पूछा तो दामाद ने बताया कि नहीं, मेरी तो कोई बात नहीं हुई। अब शक के घेरे में वैसे दामाद भी था, क्योंकि वैशाली को छोड़ा था, दोनों में झगड़ा हुआ, पुलिस उससे लंबी पूछताछ करती है। तब दामाद पहली बार खुलासा करता है कि उसने वैशाली को क्यों छोड़ा, और तब वो पहली बार संतोष का नाम लेता है जिस कंपनी में वो रिसेप्शनिस्ट थी। अब यहाँ नए कैरेक्टर का नाम आया। पुलिस संतोष से पूछताछ करती है, वो बताता है कि मैं तो यहाँ था ही नहीं। अब पुलिस के सामने अजीब कोई क्लू मिल नहीं रहा है। जहाँ से लास्ट मैसेज आया वो एक अजीब सन्नाटे का इलाका, वहाँ पे कुछ है ही नहीं। तभी पुलिस ने अब ये पता करना शुरू किया कि वैशाली के पास और भी कोई फ़ोन नंबर या सिम था। तो इसी जांच में पता चला कि वैशाली के नाम पर 2 सिम थे। एक सिम जिससे लास्ट मैसेज आया कि मुझे एड्स हो गया, मुझे कोई ढूंढे नहीं, और एक दूसरा सिम पे एक और नंबर था। जब पुलिस ने उस नंबर को टटोला तो पता चला कि उस नंबर से संतोष के नंबर पर काफ़ी बातचीत होती है, लेकिन उस नंबर से भी आखिरी बातचीत 10 अगस्त को ही हुई थी, उसके बाद नहीं हुई। अब पुलिस ने जब 10 अगस्त को जितनी ये मैसेज आया संतोष के मोबाइल को देखा 10 और 11 का, तो पता चला कि उसका लोकेशन तो महाबलेश्वर दिखा रहा है, वहाँ से करीब 150 किलोमीटर दूर, जहाँ से आखिरी मैसेज दिया था, यानी दोनों टावर अलग अलग। तो पुलिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये भी है कि संतोष और कदम के बीच में, वैशाली कदम के बीच में कुछ तो रिश्ता है। अब पुलिस ने सारा ध्यान हटाकर संतोष के सारे मोबाइल नंबरों के ऊपर डाला और अब उसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकालना शुरू किया। तो पता चला कि इन 4 दिनों में 10 अगस्त से लेके, चूँकि 4 दिन के बाद घर वालों ने कंप्लेंट लिखाई थी 14 अगस्त को, तो 10 से 14 अगस्त के बीच में
संतोष के मोबाइल का लोकेशन अलग अलग है, लेकिन उन जगहों पर है जहाँ जहाँ पर संतोष के कोई ना कोई दोस्त या रिलेटिव रहते हैं। जो वैशाली का दूसरा नंबर था, उन नंबरों का भी लोकेशन उन जगहों पर है जहाँ जहाँ पर संतोष के दोस्त या रिश्तेदार रहते थे। अब पुलिस को लगा कि ये क्या माजरा है, वैशाली का दूसरा नंबर और संतोष का नंबर एक ही जगह पर कैसे, और जिस नंबर से मैसेज गया वो तो मोबाइल ही बंद है, उसके बाद से उस पर कोई कॉल नहीं है। तब शक की बिना पर पुलिस ने संतोष को उठाने का फैसला किया। इसके बाद संतोष को उठाया गया। अब तक कई दिन निकल चुके थे। 26 अगस्त 2010 की तारीख आ गई थी, यानी कि वैशाली को गुम हुए 16 दिन हो चुके थे। अब पुलिस ने संतोष को उठाया, उसके बाद उससे पूछा कि जो तुम्हारा नंबर है उसका जो लोकेशन दिख रहा है वो इन जगहों पर दिख रहा है, और उनमें से एक वो वाला भी इलाका था जहाँ यह फार्म हाउस था। तो पुलिस ने जब अपनी सख्ती दिखाई, और ये भी था कि वैशाली के साथ उसके रिश्ते थे, पति उसका वैशाली का सब कुछ बता चुका था, तो फिर संतोष टूट जाता है और बताता है कि हाँ, मैंने वैशाली को मारा है। उसे बताया कि उसके पास वैशाली को 2 सिम उसी ने दिलाए थे। एक सिम जो वैशाली यूज़ करती थी अपने मोबाइल पर, और दूसरा सिम इसके फ़ोन में 2 सिम रखने का था। तो एक सिम वैशाली के नाम पर ख़रीदा था ताकि उसके घर पे किसी को पता ना चले, और उससे वो बात किया करता था। अब उसे ये सब कुछ पता था कि कत्ल के बाद मोबाइल से लोकेशन सब कुछ पता चल सकता है। तो उसने वैशाली का फ़ोन अपने एक स्टाफ को दिया और कहा जिस दिन कत्ल करना था 10 अगस्त को, उस 10 अगस्त की सुबह ही वैशाली को फार्म हाउस लाने से पहले उसने वैशाली का फ़ोन अपने स्टाफ को दिलाया। बोला कुछ वजह है दे दीजिए, फ़ोन ले लिया। अब इस दौरान में वैशाली के साथ संतोष आ गया, वो लेकर उसको चला, साथ है उसका दूसरा नंबर इसके पास है संतोष को, वैशाली को कुछ शक नहीं हुआ, और वो नंबर लेकर स्टाफ चला गया इस फार्म हाउस से करीब 60-70 किलोमीटर दूर एक अलग इलाके में। वजह ये थी कि ताकि ये दिखाया जा सके कि जब वैशाली आखिरी बार देखी गई तो उसका लोकेशन वो फार्म हाउस नहीं बल्कि कहीं और है। और वहाँ ले जाने के बाद संतोष ने अपने स्टाफ से कहा कि जब तुम उस लोकेशन पे पहुँचो तो वहाँ जाकर एक मैसेज टाइप करना। वो मैसेज ये है कि मुझे एड्स हो गया है और इसलिए मैं अपने तमाम जानकारों और रिश्तेदारों से अब दूर जा रही हूँ, मुझे कोई ढूंढने की कोशिश न करे। और जैसे ही ये मैसेज तुम सेंड करो वैसे इस मोबाइल का सिम निकाल कर तोड़ देना, मोबाइल फेंक देना। स्टाफ ने यही किया। ये मैसेज सेंड करते ही उसने सिम निकाला, तोड़ा, मोबाइल तोड़ा और उसी इलाके में जो इस फार्म हाउस से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है वहाँ फेंक दिया। आखिरी लोकेशन अब वैशाली का वहीं दिख रहा है, क्योंकि मोबाइल उसके पास था नहीं, मोबाइल किसी और के पास था। लेकिन इत्तेफाक से दूसरा सिम जो वैशाली का था वो संतोष ने अपने मोबाइल में रखा हुआ था। अपने इस दूसरे सिम को उसने एक दूसरे स्टाफ को दिया और उससे कहा कि तुम जाओ और इसको लेकर 150 किलोमीटर दूर महाबालेश्वर, तुम वहाँ बस जाकर लोकेशन दिखाना। तो कत्ल कहीं और हो रहा है, लोकेशन दोनों कहीं और दिख रहा है वैशाली का, क्योंकि दोनों सिम उसी के नाम पे थे। लेकिन जो दूसरा सिम था उस सिम से संतोष के ऊपर खूब बातचीत होती थी, तो एक तार जुड़ गया कि उस सिम और इस सिम। हालांकि बात आखिरी बार 10 अगस्त को ही हुई थी, लेकिन पुलिस के लिए इतना काफ़ी था। तो पुलिस ने संतोष को उठाया, पूछताछ की। फिर संतोष के पास कोई रास्ता था नहीं। संतोष पुलिस की टीम को लेकर 26 अगस्त 2010 को ही पुणे से 70 किलोमीटर दूर उसी फार्म हाउस में पहुंचता है। वहां जाने के बाद पुलिस को वो बाथरूम की तरफ इशारा करता है। पुलिस बाथरूम की खुदाई करती है, अंदर से वैशाली की लाश निकलती है। वैशाली की लाश निकलने के बाद पुलिस उसका DNA कराती है, पेरेंट्स से सैंपल लेती है। ये कंफर्म हो जाता है कि वैशाली ही है। इसके बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है संतोष को। संतोष को गिरफ्तार करने के बाद अब ये मामला वहाँ की लोअर कोर्ट में जाता है। लोअर कोर्ट में अब मुकदमा चलता है। करीब इस केस में 36 गवाह थे, उनकी गवाही हुई, तमाम सबूत पेश किए गए। दोनों सिम, लोकेशन, एक पुख्ता सबूत पुलिस ने अदालत में पेश किया। अब ये केस चलता रहा। 2010 का मामला था, 2013 आ गया। 3 साल तक ये मुकदमा चला। मई 2013 में अदालत को अपना फैसला सुनाना था कि संतोष बेकसूर है या कातिल है। तमाम चीज़ें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया
और एडिशनल सेशन जज थे मिस्टर एसपी तावड़े। उन्होंने फैसले में कहा कि जो पुलिस ने तमाम सबूत पेश किए, जो गवाह हैं, जो फॉरेंसिक एविडेंस हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं, और फिर इन दोनों के जो रिश्ते हैं, उसके जो विटनेस है वैशाली का पति, इन सारी चीज़ों को देखकर, और वो फार्म हाउस जहाँ से लाश मिली, और सबसे बड़ी बात कि ये संतोष की निशानदेही पर उस बाथरूम से लाश मिली, तो ये भी है कि उसे सब पता था। तो सारे सबूत संतोष के खिलाफ हैं, इसलिए अदालत संतोष को वैशाली का कातिल मानती है और उसे गुनहगार मानती है। लेकिन संतोष को इसके लिए क्या सज़ा दी जाएगी, ये सज़ा 2 दिन बाद सुनाएंगे, ये एडिशनल सेशन जज ने अपनी कोर्ट में कहा। अब ये हमेशा यही होता है कि कोर्ट जब किसी मुजरिम के खिलाफ कोई फैसला सुनाती है तो पहले ये बताती है कि ही इज़ गिल्टी और नॉट। अगर गिल्टी नहीं है तब तो उसी दिन ख़त्म, बाइज्जत बरी। लेकिन अगर वो गिल्टी है, गुनहगार है, दोषी है, तो पहले फैसले में अदालत सिर्फ इतना बताती है कि ये गुनहगार है, ही इज़ फाउंड गिल्टी, यानी ये कातिल है। लेकिन अब इसके लिए क्या सज़ा तय की जाए, इसके लिए 1-2 दिन बाद की तारीख दी जाती है। उसकी वजह ये होती है इन 1-2 दिनों में अब बहस होती है दोनों तरफ के वकीलों की कि मिलॉर्ड ठीक है, आपने गिल्टी तो करार दे दिया, अब उसको वापस तो लोगे नहीं। लेकिन फिर दलीलें होती हैं कि इसका पहला जुर्म है, इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, ये अच्छा शख्स है, इसको समाज में ये कुछ नहीं है, गलती से ही हो गया, तो कम से कम आप सज़ा दीजिए, क्योंकि कत्ल के मामले में उम्र कैद से लेकर सज़ाए मौत है। तो कोशिश यही होती है कि आप सज़ाए मौत न दीजिए, आप उम्र कैद दे दीजिए। तो इसको लेके बहस होती है। ये अदालत का सिस्टम है। जब भी कोई मर्डर के केस में या रेप के केस में किसी को कन्विक्ट किया जाता है तो ये फैसला हाथों हाथ नहीं दिया जाता। कई मामलों में ऐसा होता है कि लंच से पहले बताया जाता है कि ये गुनहगार है, और फिर अदालत कुछ घंटे का वक्त देती है दोनों पक्षों को, और फिर लंच के बाद दोनों बहस होती है, और हो सकता है शाम होते होते अदालत सज़ा का भी ऐलान कर दे कि इसे क्या सज़ा दे रहे। लेकिन इस मामले में अदालत ने 2 दिन बाद की तारीख दी और कहा कि अब सज़ा का ऐलान परसों होगा। 2 दिन बाद की तारीख आ गई। अब अदालत बैठी, कटघरे में संतोष, दोनों तरफ की बहस कि कम से कम सज़ा दी जाए। दूसरे सरकारी वकील कह रहे हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दी जाए, इसको कम से कम सज़ाए मौत दी जाए। संतोष के वकील कह रहे नहीं, इस पर रहम की जाए और इसको उम्र कैद दी जाए। ये सारी बातें हो गई। अब आखिर में जज साहब संतोष से पूछते हैं कि चलो अब फैसला सुन या सज़ा सुनाए जाने से पहले कि तुम्हें मैं क्या सज़ा दे रहा हूँ, तुम्हें कुछ कहना है तो बोलो। तब संतोष बोलना शुरू करता है। कहता जज साहब, आपने मुझे गिल्टी तो करार दिया, आपने मुझे कातिल बताया, और अब आप सज़ा सुनाएंगे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं निर्दोष हूँ, मैं बेकसूर हूँ, मैं गुनाह हूँ। मेरे खिलाफ एक भी सबूत नहीं है, मेरे खिलाफ एक भी चश्मदीद नहीं है, मुझे कत्ल करते किसी ने नहीं देखा, और मैं कहीं से भी गुनहगार नहीं, और आपके इस फैसले को नहीं मानता हूँ क्योंकि मैं निर्दोष हूँ। लेकिन मैं निर्दोष होने के बावजूद आपसे इतना गुजारिश करता हूँ कि आप मुझे सज़ाए मौत दीजिए, आप मुझे फांसी से कम कोई सज़ा मत दीजिए। अब अदालत, दोनों तरफ के वकील, कोर्टरूम में बैठे लोग सब हैरान एक दूसरे को देख रहे हैं, ये क्या है। एक तरफ ये शख्स संतोष अपने आप को बेकसूर कह रहा मैं निर्दोष हूँ, और दूसरी तरफ उसी अदालत से ये कह रहा है कि निर्दोष होने के बावजूद मुझे आप सज़ा दीजिए, और वो भी सज़ाए मौत, उससे कम मत दीजिए। हैरान परेशान जज साहब अब संतोष से पूछते हैं कि मुझे बात समझ में नहीं आई, तुम कह रहे हो तुम निर्दोष हो पर मांग रहे हो मौत की सज़ा, क्यों? इसके बाद जो संतोष कहता है ना, ये हमारे जुडिशल सिस्टम पर एक सवाल है। वो क्या सवाल है इसके बाद बताऊंगा, पहले संतोष की बात। संतोष कहता है, योर ऑनर, अगर आप मुझे उम्र कैद की सज़ा देंगे तो मैं इस सज़ा के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट जाऊँगा, हाई कोर्ट में अपील करूँगा। लेकिन हाई कोर्ट मेरी अपील को बहुत जल्दी सुनेगी नहीं, क्योंकि मुझे आपने उम्र कैद की सज़ा दी है, तो फिर मुझे लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर हाई कोर्ट में मेरी तारीख़ आएगी, पता नहीं कितने महीने कितने साल गुजर जाएंगे, और मैं यूं ही जेल में पड़ा रहूँगा क्योंकि उम्र कैद की आपने सज़ा सुनाई है। तो मेरे बाहर जल्दी आने का उम्मीद लगभग दम तोड़ देगा, मैं नहीं आ पाऊँगा। लेकिन मैं इसलिए सज़ाए मौत आपसे मांग रहा हूँ कि अगर आप मुझे डेथ पेनल्टी यानी सज़ाए मौत देते हैं
तो मैं इसके खिलाफ भी हाई कोर्ट जाऊंगा। लेकिन हाई कोर्ट में होगा ये कि जब मैं कहूँगा कि अदालत को पता चलेगा कि मुझे सज़ाए मौत मिली है, तो हाई कोर्ट सज़ाए मौत पाए कैदियों की सुनवाई जल्दी करती है, उनकी तारीख जल्दी आती है। क्योंकि लोअर कोर्ट अगर किसी को सज़ाए मौत देती है तो उस डेथ पेनल्टी पर मुहर हाई कोर्ट को लगाना होता है, और हाई कोर्ट की मुहर लगने के बाद ही उस सज़ाए मौत पर एक तरह से मुहर लगती है। तो अगर आप मुझे डेथ पेनल्टी देते हैं तो हाई कोर्ट मेरी सुनवाई जल्दी करेगी। हो सकता है हाई कोर्ट से मैं बरी हो जाऊं, क्योंकि जल्दी सुनवाई की तो मैं कुछ महीने में बाहर आ जाऊंगा। लेकिन आप अगर उम्र कैद की सज़ा देते हैं तो फिर मुझे कई बरस हाई कोर्ट में ही लग जाएंगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। तो इसीलिए मैं आपसे बेगुनाह होते हुए भी, ताकि ये बात हाई कोर्ट तक भी पहुँचे कि मैं निर्दोष तो हूँ लेकिन मुझे फांसी की सज़ा दीजिए, वो फांसी इसलिए मांग रहा हूँ ताकि हाई कोर्ट में जब मैं चैलेंज करूं तो मेरे मुकदमे की सुनवाई जल्दी हो, मेरी तारीख जल्दी हो। क्योंकि मौत की सज़ा पाए लोगों की तारीखें जल्दी आती हैं बनिस्बत उम्र कैद की सज़ा पाने वालों की, और ये सच्चाई है। जज साहब जब ये सुना तो उन्होंने अपना सर पकड़ा, फिर कहने लगे कि तुम्हें किस बात की जल्दी है? तुमने जब जुर्म किया तब तुमने सोचा नहीं, अब तुम कह रहे हो कि मुझे सज़ाए मौत दो ताकि हाई कोर्ट में मैं चैलेंज करूं, हाई कोर्ट में फिर मेरी जल्दी सुनवाई हो। हाई कोर्ट में चूँकि तुम्हें मौत की सज़ा मिली है तो तारीख जल्दी मिलेगी, फिर हाई कोर्ट इस पर जल्दी फैसला सुनाएगा और हो सकता है कि तुम जल्दी बाहर आ जाओ। पर इतनी जल्दी क्यों है? नंबर 1 और नंबर 2, उन्होंने कहा ये मेरा कोर्ट है, इस कोर्ट में मैं ये तो कर सकता हूँ कि कब किसको कितना फैसला कितने दिन में सुना सकता हूँ, बट मैं ये फैसला नहीं सुना सकता, या मैं ये नहीं बता सकता कि हाई कोर्ट तुम्हारे फैसले को कब सुनेगा, कितना टाइम लेगा। तो इसीलिए मैं तुम्हारी इस दलील से सहमत नहीं हूँ, और चूँकि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस भी नहीं है तो मैं तुम्हें लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी कि उम्र कैद की सज़ा सुनाता हूँ। और संतोष को एडिशनल सेशन जज ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई। इसके बाद संतोष हाई कोर्ट पहुँचा और उसकी वो लाइन सही थी। हाई कोर्ट में उसको कई बरस लग गए इस फैसले को चैलेंज किए हुए, और कई बरस के बाद हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। अब उसने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है और ये मामला अब भी सुप्रीम कोर्ट में है। तो ये थी कहानी उस शख्स की जो कहता तो है कि मैं बेकसूर हूँ लेकिन मुझे मौत की सज़ा दो, क्योंकि वो कानून और सिस्टम को जानता था। और जो मैंने कहा कि जुडिशियल सिस्टम पे जो हमारा सवाल है वो उसने सही नफ्स पकड़ी थी। हर एक को पता होता है कि कौन से केस को मेरिट पर कैसे लिया जाता है, कब किसकी तारीख जल्दी लगती है। एक उम्र कैद की सज़ा पाने वाले शख्स को ऊपरी अदालत में आराम से लिया जाता है, लेकिन डेथ पेनल्टी है तो भाई ये सबसे बड़ी और सबसे कठोर सज़ा है हमारे देश के कानून के हिसाब से, तो उसकी सुनवाई जल्दी होती है। तो संतोष को ये गलतफहमी थी कि अगर फांसी की सज़ा मिल जाए तो एक तो उसे पता था कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं है, हो सकता है उम्र कैद में वहाँ से तब्दील हो जाए, और क्या पता सबूतों के अभाव में वहाँ से बरी कर दे, तो वो जो 2-4 साल लगेंगे हाई कोर्ट में, 6 महीने में वो बाहर आ जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन ऐसा करके उसने हमारे सिस्टम की पोल तो खोल दी। तो ये थी आज की कहानी। कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज मास्टर बसम तांबे इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मास्टर बसम। और ये ज़ुबैर तांबे के बेटे हैं। इसके अलावा माहिर कीर इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे माहिर। और ये सोहन लाल कीर के बेटे हैं। मेल्विन लॉयड डिसिल्वा इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे मेल्विन। और ये विविला डिसिल्वा के हस्बैंड हैं। साथ ही ऋषभ शुक्ला का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे ऋषभ। अभिषेक मिश्रा ने भेजा है। एरिक मिंज इनका भी आज जन्मदिन, तो हैप्पी बर्थडे एरिक। और भेजा है अमित बाड़ा ने। साथ ही नीरज कोहली का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे नीरज। भेजा है ऋषभ राठौड़ ने। लखन महतो का भी जन्मदिन, तो हैप्पी बर्थडे लखन। ये धनबाद से हैं। कई लोगों के कल बर्थडे विशेष थी नहीं, तो उन सबको भी मिला दिया मैंने। अहाना इनका भी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे अहाना। और ये अभिषेक कपूर उनकी बिटिया है दुबई से। आर्यन का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे आर्यन। और ये रुमा एंड बबन के बेटे हैं। साथ ही अबीर अहमद का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अबीर। वसीम अहमद के बेटे हैं ये।
पायल बेन, इनका भी जन्मदिन है तो हैप्पी बर्थडे पायल। और ये हिरेन भाई ने भेजा है, उनकी वाइफ है। कोमल का भी बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे कोमल जी, और ये विशाल शर्मा जी की पत्नी है। श्वेत द्विवेदी, इनका भी आज बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे श्वेत, और ये भेजा अभिषेक मिश्रा ने, उनके ब्रदर है। जागृति प्रिया का भी बर्थडे है तो हैप्पी बर्थडे जागृति, मनीष कुमार ने भेजा है। ब्रिजेश श्रीवास्तव, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे ब्रिजेश, और भेजा है स्वाति एंड अमरनाथ ने। प्रवीण बेगम, इनका भी बर्थडे तो हैप्पी बर्थडे प्रवीण जी, और ये भेजा शेख अवैस ने है। साथ ही श्रीकांत सिंह, इनका 15 को था तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे श्रीकांत जी, और भेजा है कृष्णकांत सिंह ने। तो कहानी में आज इतने याद रहे, वक्त तेज़ी से निकल रहा है, और एक बार जब ये फ्री ट्रायल स्लॉट्स ख़त्म हो जाएंगे तो फिर ये मौका हाथ से निकल जाएगा। तो इस औसम मौके को मिस न करें, अभी अपना फ्री ट्रायल लें और क्राइम की बेस्ट स्टोरीज सुनना शुरू करें। आफ्टर 10 days द सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।